हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 11th क्लास की जो आपकी केमिस्ट्री है, इसका आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 9। ठीक है। और इस चैप्टर का नेम क्या है? हाइड्रोजन। और अगर आपको याद है तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं, आपने हाइड्रोजन के बारे में जो है चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है, जो कि आपके फर्स्ट बुक है। ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको इस बुक में से बताऊंगी, जिसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक की हेल्प ले रही हूँ, और बाकी जो है आपको मैं अपनी नोट्स में बताऊंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन होता क्या है, देखो। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट होता है। आपने पीरियोडिक टेबल अगर नहीं देखी है तो पहले चैप्टर 3 की पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखिए। वहां पर आपको क्या दिखेगा कि देखो, कुछ इस तरीके की आपको पीरियोडिक टेबल दिखेगी। ये आपका ग्रुप 1 होगा, ये ग्रुप 2 होगा, देन इसके बाद यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। ये पूरा एस होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो आता है, ये आपका आता है पी ब्लॉक, और पी के बाद नीचे होता है आपका डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर सेंटर में आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपसे करूं कि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 1। ये है एक एलिमेंट। ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है, जिसका मतलब यहाँ पर ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। देन ये जो है ऐसे सेंटर में क्यों रखा होता है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ना 2 ग्रुप से मैच करती है, और वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? देखो, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या है? 1s1। और जो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, इनमें से किसी भी एलिमेंट को अगर हम उठा के देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है 3, पोटेशियम का होता है 19, और सोडियम का कितना होता है 11। तो देखे तो क्या आएगा? 2 और 1। 19 देखोगे 2, 8 और 1, और 11 का क्या हो गया? 1, 8, 1। इसका मतलब सबके लास्ट सेल में कितना? एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से मैच करती है। ठीक है। और ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो ग्रुप 17 होता है ना, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे वो एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है। ठीक है। अब फ्लोरीन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर्स लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको इन सारे एलिमेंट्स के जो है जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं उनके बारे में ट्रिक दी हुई है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बाकी इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसका मतलब 2 और 7 इसका बैलेंस ही होगी, बैलेंस ही होती है इसके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो -1 जो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है। वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि चैप्टर 3 से लिंक करते हुए आया हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बेसिक सी चीज़ है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये तो हो गई इसकी बैलेंसी। ठीक है। पर यहाँ पर आप देखिए कि 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर की बात करें 17 होता है, 2, 8 और 7। इसका मतलब ये जो सारा ग्रुप है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना सेल को पूरा करने के लिए। ठीक है। वहीं सेम चीज़ हमारी यहाँ पर हमें हाइड्रोजन को देखने को मिल रही है। एस ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 से मैच करती है। ठीक है। और इसी वजह से हाइड्रोजन को फर्स्ट या फिर 17 ग्रुप में ना रखकर बीच में रखा गया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 2 ग्रुप से मैच करती है, इसीलिए हमने इसको सेंटर में रखा हुआ है। क्लियर? देन हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम इसकी बात कर चुके हैं, 1s1 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कई बार कि हाइड्रोजन ना डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रीजन दीजिए क्यों? देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है।
दूसरा जो हाइड्रोजन होगा उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को चाहिए कि ये दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और आपको पता है फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर दें तो क्या होगा, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ना, बिल्कुल। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला के शेयर एंड पेयर करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करते हैं, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने दूसरे वाले हाइड्रोजन से क्या करा, इलेक्ट्रॉन शेयर करा, और साथ में दूसरे वाले हाइड्रोजन ने फर्स्ट वाले के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया। इसका मतलब ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करा। और आपको अगर याद हो तो हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर होता है तो उस केस में हम उसको क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्लियर। यही कोवेलेंट बॉन्ड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी याद रखने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाता है सिंगल बॉन्ड। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये कंसेप्ट हमारा चैप्टर 4 का है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 4 भी अपलोड करूं वीडियो बनाकर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको चैप्टर 4 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं। तो इसके बाद ये हो गई पोजीशन की बात कि क्या था पोजीशन का कंसेप्ट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम क्या पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन जो होती है वो होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one valence electron, ठीक है। एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जस्ट इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखो फर्स्ट वाले के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, शेल से बाहर निकाल रहे थे और क्या दे रहे थे, एनर्जी। पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन को तो ऐड करवाओगे और एनर्जी को बाहर निकालोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी लूज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं। ये चाहेगा कि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो अगर इसके पास चार्ज की बात करें तो ये +1 और -1 दोनों ही चार्जों को शो करता है। ये चीज़ हम रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चार्जेस शो करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें 2 चीज़ें शो करता है, और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसका इलेक्ट्रॉन हम निकालें, ठीक है। ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो और ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये आपको पढ़ना है डाई हाइड्रोजन। देखो डाई हाइड्रोजन बना कैसे हम देख चुके हैं ना। डाई हाइड्रोजन क्या है, जब हाइड्रोजन डबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इसी को ही तो डाई हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हम डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, इनके बीच में बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं डाई हाइड्रोजन। अब डाई हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी अकरेंस क्या है, देखो डाई हाइड्रोजन था क्या, ये तो हमें पता चल गया। अब अकरेंस का मतलब होता है कि ये हमें मिलेगा कहाँ कहाँ पर, तो ये मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है
कि जो डाई हाइड्रोजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, यानी कि हमारे जो यूनिवर्स का टोटल 70% कौन है, डाई हाइड्रोजन ही है। मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है ये कौन, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ये हमारा जायंट प्लैनेट, यानी कि जो भारी भड़कम जो ग्रह होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े जो प्लैनेट है जैसे कि जुपिटर, सैटर्न हो गया, तो इनके अंदर भी हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये ना बहुत ज्यादा लाइट नेचर होने की वजह से इट इज अ मच लेस अबंडेंट, 0.15% मास इसका हमारी अर्थ पे भी है। देखो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हल्का एलिमेंट है, जिस वजह से ये हमारे एनवायरमेंट में कितना है, 0.15 इसका मास है हमारी अर्थ का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना है, 15.4% है। देन इसके बाद आपको पढ़ना है कि ये हमारे ओशंस में भी हमें मिलता है ना, जो समुद्र वगैरह होते हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कौन, डाई हाइड्रोजन। इसके बाद जो ये हमारा वाटर में भी होता है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O, तो इसमें भी डाई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देन इसके बाद ये हमें देखने को मिलता है इट अकर इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इसका मतलब एनिमल टिश्यू और प्लांट के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है कौन, डाई हाइड्रोजन। देन इसके बाद ये हमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को ही कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले हाइड्रेट यहाँ पर OH आएगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स, उसके बाद है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स में बताऊंगी क्या होते हैं, चलो बता ही देती हूँ। हाइड्रेट्स क्या होते हैं कि जब किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, और ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स में भी देखने को मिलता है। कितनी चीजें पढ़ी, देखो रिपीट करते हैं। डाई हाइड्रोजन की अकरेंस सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोस्ट अबंडेंट ये कहाँ पर है, देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे यूनिवर्स में है, और हमारे यूनिवर्स का 70% कौन है, डाई हाइड्रोजन है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट है हमारा कि ये हमारे जाइंट प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न पे भी हमें देखने को मिलता है कौन, डाई हाइड्रोजन। इसके बाद ये सबसे ज्यादा लाइट होने के कारण ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था ये ओशंस और वाटर में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये हमें अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, और ओशंस में बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हाइड्रेट में भी देखने को मिलता है, और उसके बाद ये हमें हाइड्रोकार्बन्स में भी देखने को मिलता है, और अदर कंपाउंड में भी हम इसको देखते हैं, किसको, डाई हाइड्रोजन को। क्लियर, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स अकरेंस के। तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है कि बाई चांस अगर ये आपके टेस्ट में, एग्जाम में आते हैं तो आप इसको कवर अप कर सको। देन इसके बाद हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, आइसोटोप्स। क्या पढ़ना है, आइसोटोप्स। अच्छा, तो आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप ये टॉपिक आपने 9th में पढ़ा है। आइसोटोप क्या होता है, देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। इसका मतलब जो सेम एटॉमिक नंबर कंटेन करे और मास नंबर डिफरेंट कंटेन करे उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स कह देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्योंकि हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप बताया था ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो देखो जो ये हमारा हाइड्रोजन है ये है सिंबल, इसके ऊपर जो चीज यहाँ पे लिखी होगी ना उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम मास नंबर। क्या बोलेंगे, मास नंबर। और जो नीचे लिखा होगा वो कौन होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कैसे लिखेंगे, देखो 1H1 1H2 1H3। कई बार इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं 1H1 1H2 1H3,
इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें 1 इधर है और 1 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है, 3 इधर है, और इसमें क्या है, दोनों साइड एक साइड। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ बस नीचे लिखी हो वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और जो ऊपर लिखा होगा वो क्या होगा, मास नंबर होगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 1 1, पर मास नंबर जो क्या है वो डिफरेंट है। तो जो सेम एटॉमिक नंबर व डिफरेंट मास नंबर को कंटेन करता है उसी को हम क्या कह देते हैं, आइसोटोप। तो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे इसलिए हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला जो हाइड्रोजन है 1H1, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, और दूसरा जो आइसोटोप है 1S2 जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा जो आइसोटोप है 1S3 जिसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देन अगले कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं, जो कि क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। कि डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन कैसे होगी, मतलब डाई हाइड्रोजन को बनाएंगे कैसे। तो देखते हैं डाई हाइड्रोजन बनेगा कैसे। देखो डाई हाइड्रोजन के जो बनाने के मेथड है ना वो 2 हैं। कौन कौन से, देखो एक है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी कि एक तो आप लैब में इसको बना सकते हैं, और एक क्या है, आप इसका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन की कमर्शियल तरीके से किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या दे रखा है कि लेबोरेटरी मेथड। तो लैब के अंदर जब आप जिंक की रिएक्शन करते हैं H+ आयन के साथ, जिंक की रिएक्शन किससे करते हैं, H+ आयन से करते हैं, तो उस केस में आपको मिलता है Zn2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, ठीक है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुके हैं। देन प्लस H2, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। जिंक की रिएक्शन H+ आयन से करोगे तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2 बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करते तो हो सकता है आपकी रिएक्शन गलत हो जाए, इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने आने चाहिए 2। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन 1 था या 2। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको ध्यान से देख लो। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है, क्या होगा 1। और अगर यहाँ पर लिखा है 2 इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे 2 होंगे, और अगर यहाँ पर 2 लिखा हो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो यहाँ पर था ये, इसका मतलब यहाँ पर 1 था ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन हो गए कितने 2, और यहाँ पर ऑलरेडी देखो इसके पीछे 2 लिखा था, 2 2 जा 4, ठीक है। वहीं अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ, देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, और अगर यहाँ पर आगे 2 लिखा हो इसका मतलब 2 2 जा 4 है हाइड्रोजन, और यहाँ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब जो भी स्टार्टिंग में लिखा हो वो दोनों के साथ में आएगा, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड है। और दूसरा मेथड देखिए जो कि हमारा लेबोरेटरी प्रोसेस है, वो क्या है कि जब आप जिंक की रिएक्शन करते हैं, जब आप जिंक की रिएक्शन करते हैं NaOH से, अच्छा याद रखना NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, याद रख लो, कास्टिक सोडा, ठीक है। NaOH इज अ कास्टिक सोडा होता है और इसी को ही स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं। जब हम जिंक की रिएक्शन NaOH से करते हैं तो उस टाइम पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, Na2ZnO2 और H2 गैस रिमूव, यानी जो हमें ये मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए था, हमें चाहिए था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमें मिल गया ना, सिर्फ इसीलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और इसी को ही कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं। और ये जो Na2ZnO2 है ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है तो आपको ये याद होना चाहिए कि Na2ZnO2 इसका क्या है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें कमर्शियल प्रिपरेशन, तो कमर्शियल प्रोडक्शन वाले केस में याद रखो कि सबसे पहला तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, यानी कि इसमें होता है क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का, देखो यहाँ पर ही लिखा भी हुआ है आपका, एक सेकेंड देखो, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, जो भी चीज आपकी यहाँ पर ऐसे लिखा होता है ना, प्लैटिनम प्लैटिनम, और देखो प्लैटिनम प्लैटिनम और निकल,
ये सारे हमारे कैटलिस्ट होते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करते हैं, स्लो और फास्ट, ठीक है। ये कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, ओनली रिएक्शन को करवाने का काम करते हैं। क्लियर? अब देखो, ये था पहला मतलब, ये था कि अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम तो भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इट ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक ही रिएक्शन दे रखी है, चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है? सिन गैस क्या होती है। तो सबसे पहले ये देख लो कि सिन गैस पहले कैसे बनाई जाती थी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सिन गैस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, स्टार्टिंग के दौर में सिन गैस को ऐसे बनाते थे, CH4 प्लस H2O, यानी मीथेन की रिएक्शन जब वाटर मॉलिक्यूल से करते थे विद द प्रेजेंस ऑफ 270 केल्विन टेम्परेचर और निकल के प्रेजेंस में। निकल क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, जो कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये हमारा रिएक्शन को स्लो और फास्ट करवाने का काम करता है ओनली, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CO प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। अब ये 3 क्यों आया? ये रिएक्शन को बैलेंस करके आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो CO है इसी को ही कहते हैं सन गैस। इसको क्या कहते हैं? साइन गैस। अब इसका नाम साइन गैस क्यों पड़ा? देखो, ये आपके मैं बुक से ही बता दे रही हूँ कि ऐसा क्यों था, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। देखो, अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, जो कार्बन मोनोक्साइड, देखो CO क्या होता है? कार्बन मोनोक्साइड होता है। जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोक्साइड और डाईहाइड्रोजन का, उसे कहते हैं वाटर गैस। ये क्लियर है कि जो हमारा मिक्सचर होता है कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाईहाइड्रोजन का, उसे कहते हैं वाटर गैस। क्लियर? अब एज द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोक्साइड और H2 का, इसका हम यूज करते हैं सिंथेसाइज ऑफ मिथेनॉल में। कहाँ पर यूज करते हैं? मिथेनॉल को सिंथेसाइज करने में। एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिथेनॉल को सिंथेसाइज करने में यूज करते हैं, या फिर जहां पर ज्यादा कार्बन होंगे ना वहां भी इसका यूज कर लेंगे। इसीलिए इस गैस को सिंथेसिस गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंथेसिस गैस या फिर साइन गैस हम इसी को बोल देते हैं। और आज के टाइम में जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं ना, किसके थ्रू करते हैं? कार्बन के थ्रू, ठीक है। जिस वजह से इसको साइन गैस को कोल यानी कि कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं।